So hello and welcome back to Legal Education, and today we are going to deal with section 3 of BNS, that is general explanation part. So let's get started. So our first slide is, that is section 3 clause 1. What it says is, throughout this Sanhita, every definition of an offence, every penal provisions and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Explanation Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definitions, penal provisions or illustration. इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर वो एक्सेप्शन मेंशन नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफेंस या उस पर्टिकुलर प्रोविजन में, फिर भी हम मानेंगे कि वो एक्सेप्शन वहां पे लगा हुआ है. क्या लिखा है? एवरी क्राइम एंड पनिशमेंट डिस्क्राइब्ड इन दिस संहिता इज अफेक्टेड बाय द रूल्स ऑफ जनरल एक्सेप्शन चैप्टर, इवन इफ दोज एक्सेप्शंस आर नॉट मेंशन ईच टाइम दे स्टिल अप्लाई. कि ऐसा नहीं है कि हर ऑफेंस के नीचे उसके जनरल एक्सेप्शंस लिखे होंगे, नहीं. अगर वो एक बार जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में लिखा हुआ है तो दैट विल बी कंसिडर्ड जनरल एक्सेप्शन फॉर होल द act. Okay, now let's see the example or illustration for this. The section in this Sanhita which contains definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence, but the definition are to be understood subject to the general exception. For example, murder का offence हमारा दिया हुआ, ठीक है. अब वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ कि it should not be committed with by a children of under 7 years of age. वो लिखना जरूरी नहीं है, वो इट शुड बी अंडरस्टूड बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में दिया हुआ है. दिस इज व्हाट इट्स सेइंग. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 3 क्लॉज 2. एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन. इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग एक जगह इस एक्ट में लिखा हुआ है, उसका पूरे एक्ट में वही मीनिंग माना जाएगा, ठीक है. इफ थेफ्ट इज एक्सप्लेन इन वन सेक्शन, दैट सेम मीनिंग अप्लाइज एवरी टाइम थेफ्ट इज मेंशन इन अदर पार्ट्स टू. मतलब इस एक्ट में अगर एक मीनिंग को समझा दिया गया, फॉर एग्जांपल एक्ट को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है. अब उसको ऐसा नहीं कि हर बार उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, नहीं. एक बार एक्सप्लेन हो गया, उसके बेसिस पे हम पूरे एक्ट को इंटरप्रेट करेंगे. क्लियर? सेक्शन 3 क्लॉज 3. व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ पर्सन्स स्पाउस, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this sanhita. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामान का पोजेशन आपके स्पाउस के पास है, आपके क्लर्क के पास है या आपके सर्वेंट के पास है, तो ये मान के चला जाएगा कि वो प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है? आपके पास ही है. This is the only meaning of this provision. Okay, next section 3 clause 4. In every part of this sanhita except where a contrary intention appears from the context, words which refers to acts done extend also to illegal omission. मतलब क्या है इसका कि अगर कुछ भी contrary intention appear नहीं हो रहा है, तब इस संहिता के एवरी पार्ट पे क्या मान के चला जाएगा कि जहां जहां हमारा एक्ट लिखा हुआ है, जहां जहां हमारा एक्ट लिखा हुआ है, उसके साथ ही क्या एडेड है? ओमिशन भी एडेड है, ठीक है. The law does not just punish you for doing something wrong, it also punishes you for not doing something, ठीक है. एग्जाम्पल, अ डॉक्टर नॉट गिविंग इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये क्या हो गया? इलीगल ओमिशन, ठीक है. अ गार्ड नॉट स्टॉपिंग अ क्राइम व्हेन इट वाज देयर ड्यूटी. तो ये मान के चला जाएगा, सिंपल सा इस प्रोविजन का मतलब है जहां जहां एक्ट लिखा है वहां वहां उसके साथ ओमिशन भी है, ठीक. नेक्स्ट इज कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन को आफ्टर डीलिंग विद एवरी प्रोविजन टिल सेक्शन 3 क्लॉज 9, देन वी विल डिस्कस कॉमन इंटेंशन इन डिटेल विद केस लॉस, ठीक है, जो कि सेक्शन 34 था हमारा आईपीसी का. Section 3 clause 6. Wherever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. इसका मतलब क्या है कि if a crime is committed by a group, एक कोई ग्रुप है जिसने कोई क्राइम किया है, and it's only a crime because of their criminal intention or knowledge, then each person is punished as if they had done it alone because they all know or intended it. मतलब कि कोई एक ग्रुप है जिसने कोई क्राइम किया, उनको पता है कि वो रॉन्ग है, ठीक है,
तो उन सभी को एक जैसे पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे हैव द इंटेंशन, दे न्यू कि हाँ ये हम क्राइम करेंगे तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे इसी चीज की बात हो रही है। सो इफ यू ज्वाइन इन अ क्राइम नोइंग इट्स रॉन्ग, आपको पता है कि भीड़ में लोग उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पीट रहे हैं, आप भी घुस के पीटोगे, आपको पता है उस व्यक्ति को चोट लगेगा, वो शायद मर भी सकता है मारने की वजह से, फिर भी आप उसको मारो, दैट मीन्स यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल इन द कॉज ऑफ हिज डेथ। ओके, इवन इफ यू डोंट डिडंट डू द होल एक्ट योरसेल्फ, भले आपका वो प्लानिंग नहीं था, प्लॉटिंग नहीं था, लेकिन आप बाद में तो शामिल हुए, देन ऑल्सो यू विल बी लायबल फॉर beating him or killing him. Section 3 clause 7, wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को कुछ हार्म पहुंचाना चाह रहे हो, पार्टली कुछ करके और पार्टली कुछ ना करके। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मारना चाहते हो, ठीक है, अब पहली बात तो अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी का मर्डर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप उसको खाना मत दो प्लस उसको खूब मारो। अब मार भी रहे हो, खाना भी नहीं दे रहे हो, तो वो तो एक ना एक दिन मर ही जाएगा। तो क्या होगा कि आप कुछ चीज पार्टली नहीं कर रहे हो, पार्टली कर रहे हो, आप मार रहे हो पार्टली और पार्टली खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो यही यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी है, बेयर एक्ट का इलस्ट्रेशन है। ए इंटेंशनली कॉजेज दैट डेथ, यहाँ पे इंटेंशन क्लियरली प्रूफ हो रहा है, कैसे? पार्टली बाई इलीगली ओमिटिंग टू गिव दैट फूड, उसको पहली बात तो खाना नहीं दे रहा है, दूसरा पार्टली बाई बीटिंग जेड, उसको पीट भी रहा है। ए हैज कमिटेड मर्डर। क्लियर? Section 3 clause 8, when an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense. इसका मतलब क्या है कि जो भी उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने में सहयोग करेगा, हेल्प करेगा, हर वो पर्सन लायबल होगा उस एक्ट के कमीशन के लिए, ठीक है। इफ अ क्राइम इज डन थ्रू मल्टीपल स्टेप्स एंड समवन इंटेंशनली हेल्प्स बाय डूइंग इवन वन ऑफ दोज स्टेप, दे आर गिल्टी ऑफ द होल ऑफेंस। कि अगर आप किसी एक स्टेप में भी आप हेल्प कर रहे हो उस ऑफेंस को कमिट होने में, देन यू आर गिल्टी ऑफ द होल ऑफेंस। क्लियर? A and B are joint jailers, ठीक है, ये jailers हैं, and as such have the charge of Z, और उनके पास किसका चार्ज है? Z का, Z के रखवाली करने का, ठीक है। A prisoner, ये Z कौन है? prisoner है। Alternatively for 6 hours at a time, मतलब 6 घंटा A उसका रखवाली करेगा और 6 घंटा B उसका रखवाली करेगा, ठीक है। A and B intending to cause Z's death, A and B दोनों का इंटेंशन है कि हमको Z का डेथ करना है। knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting, ये क्या omit कर रहे हैं? each during the time of his attendance to furnish Z with food supply, तो जब जब उनका टाइम आता है रखवाली करने का, अपने टाइम पे A भी उसको फूड नहीं देता और अपने टाइम पे B भी उसको फूड नहीं देता, जिससे हमको उनका इंटेंशन क्लियरली समझ आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, वो Z का डेथ करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? Z dies of hunger, both A and B are guilty of the murder of Z. Clear? Section 3 clause 9, where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act। की कोई एक्ट है, कोई क्राइम है जिसको कमिट करने के लिए लोग बहुत सारे एक्ट कर रहे हैं या बहुत सारे ओमिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति जो भी वो ओमिशन कर रहा है या जो भी वो एक्ट कर रहा है, वो लायबल रहेगा, गिल्टी रहेगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन प्लान्स इट, तो वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल रहेगा, ठीक है। वन पर्सन हिट्स द विक्टिम, तो वो असॉल्ट के लिए रहेगा। वन जस्ट वॉचेस, वो अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो उनको पनिशमेंट इन ऑफेंसेस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कॉमन इंटेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाय हिम अलोन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जब भी कोई भी क्रिमिनल एक्ट बहुत सारे लोग मिलके करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, हर किसी का सेम इंटेंशन है कि उस व्यक्ति को तो हमें पीटना है, इतना पीटना है कि वो मर जाए, ठीक है, सबका कॉमन इंटेंशन है।
तो each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. तो हर किसी को इस तरीके से हम liable मानेंगे जिस तरीके से कि वो उस act को अकेले commit किया है, ठीक है. When people commit a crime together with a common goal, everyone is fully responsible, even if only one person actually did the act. भले किसी एक ने किया है, बाकियों ने सिर्फ help किया, then also everyone is responsible for that act. Essentials of common intention. This is very important. What are the essentials? There must be some act. कुछ act होना चाहिए. सिर्फ मन में आपका intention नहीं होना चाहिए. There should be a act which is criminal in nature. The act must be done by two or more person. The act done by person must be with the common intention होना चाहिए. Every person who is involved in that act is liable for such act. Every person shall be liable as if he has done the act alone. Now we'll see case law Hariom versus State of Uttar Pradesh. It was held that it is not necessary that there must be a prior conspiracy or premediation. The common intention can be formed in the course of occurrence as well. कि prior mediation या पहले से pre planning होना जरूरी नहीं है. आपका अब at the spot अगर आप कुछ plan करें तो भी उसको हम मानेंगे कि that is common intention. Okay. Next is Barendra Kumar Ghosh versus King Emperor 1925. इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन केस भी कहते हैं. इसमें क्या हुआ था कि two people demanded money from a postman as he was counting the money. पोस्टमैन जो होता है वो पैसे गिन रहा था. दो व्यक्ति गए उसके पास और बोले हमको पैसा दो. वो नहीं दिया, उसको शूट कर दिया गया, वो वहीं पे मर गया. ऑल ऑफ द सस्पेक्ट्स फ्लेड विदाउट टेकिंग एनी मनी. और सारे के सारे सस्पेक्ट्स वहां से भागने लगे बिना पैसा लिए, ठीक है. इन दिस इंस्टेंस बरेंद्र कुमार claimed that he did not shoot the gun and was only standing by. और जो बरेंद्र कुमार घोष था वो बाहर से रखवाली कर रहे थे कि अगर बाहर से कोई आता तो मैं उन लोगों को इशारा दे दूंगा. तो बरेंद्र कुमार घोष को भी पकड़ा गया है ना. तो फिर इसने क्या कहा कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं मैंने गन शूट किया, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था. कोर्ट ने उसके अपील को रिजेक्ट कर दिया और उसको भी गिल्टी माना, क्योंकि उसका खड़ा होना भी तो जरूरी है. गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302 and 34 of Indian Penal Code. The court further held that it is not required that all participants participate equally. It is possible to accomplish more or less. However, this does not mean that individual who did less should be exempt from blame. His legal responsibility is the same. Okay. Next is Ram Vilas Singh versus State of Bihar. The court determined that the length of punishment for each individual engaged in that conduct with common intention is determined by the टाइप एंड डिग्री ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, कि वो किस टाइप का ऑफेंस कर रहा है और कितने डिग्री का वो ऑफेंस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाएगा. नेक्स्ट रिसेंट केस है ये राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023. प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नॉट अ मैंडेट टू ट्रिगर सेक्शन 34 आईपीसी. कॉमन इंटेंशन कैन फॉर्म इवन ड्यूरिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस. तो वही है कि प्रायर मीटिंग जरूरी नहीं है, आपका ऑन द स्पॉट भी अगर इंटेंशन बन रहा है तो भी वो क्या माना जाएगा, आपका कॉमन इंटेंशन, दैट इज एन ऑफेंस. ठीक है. कंक्लूजन में हम लोग क्या कह सकते हैं कॉमन इंटेंशन के लिए कि दिस प्रोविजन क्रिएट्स अ joint risk culpability for an act, deviates from a basic concept of criminal law which states that a person is only responsible for crimes committed by himself and not for the action of others. ठीक है. Section 3 clause 5 does not state a specific offense. ये कोई specific offense नहीं बताता, ये rule of evidence बताता है. ठीक है. That if two or more person commits a crime in order of common intention, each of them will be held jointly liable. The punishment for this offense will be consistent with the crime they commit. तो जो crime वो commit करेंगे उसके साथ ही इस offense का punishment दिया जाएगा. Okay. So I hope so कि आपको general explanation part समझ आया होगा. इसके बाद we will further move to the next part. I hope कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा. Thank you and have a nice day.